नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बात कही जाती है ना कि राजनीति 24x7 24 घंटे सातों दिन का काम है। और आज की हालत, शिव जी, इस देश की राजनीतिक हालत सामान्य हालत नहीं है। एक व्यक्ति जो जंतर मंतर पर अनशन पर बैठा हुआ है, सरकार उससे बातचीत तक करने को तैयार नहीं। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, उस व्यक्ति को लेकर, सोनम वांगचुक नाम है, और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मैं आज तक आश्वस्त नहीं हूं। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो अपने जीवन काल में मैंने एक आंदोलन देखा, उस आंदोलन से जुड़ा भी, उस आंदोलन से भावनात्मक भी जुड़ा, और आज तक मैं पछता रहा हूं। तो इसलिए मेरी, जब तक उसका फंड कहां से आ रहा है, उससे जुड़े कौन है, उनके पीछे कौन है, उनके साथ कौन है, उनके आगे कौन है, प्रवक्ता कैसे बने, टीम कौन सी है, ये तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक मैं साथ तो नहीं दूंगा। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि जीवन जीना मौलिक अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति जो अनशन पे बैठा है या आंदोलन कर रहा है, सरकार को उससे जाकर बातचीत करनी चाहिए। सरकार बातचीत नहीं कर रही है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है शिव जी। गांधी के देश में अनशन पर बैठने वाले का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। लेकिन विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल, पता नहीं, मुझे कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या राहुल गांधी वाकई मोदी को हराना चाहते हैं। बड़ा सवाल है ये। क्या वाकई अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, क्या उमर अब्दुल्ला, क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, क्या वाकई ये बीजेपी से इस देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं? और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज के दिनों में जो सबसे बड़ा चुनाव है शिव जी, जुलाई में बैठे हुए महज कुछ महीनों की बात है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनने भी शुरू कर दिए। किसका टिकट काटा जाएगा, क्या किया जाएगा, वो सब चुनना शुरू कर दिया है। सर्वे की डोज भी दी जा रही है। हमने और आपने कितने दिन पहले किया था 180 सीटों वाला चित्र, अब उसमें एक बड़ी सर्वे एजेंसी जो है, उसी तरह का सर्वे लेकर आई है। जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं, वो सर्वे उस एजेंसी का है कि सर्वे भाजपा का है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूं कि वो सर्वे जो है, वो संघ का ही, बीजेपी परिवार का ही था, और इसलिए उसकी खबर हमने लाई। अब अखिलेश यादव लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जीतना ही नहीं चाहते। माफ कीजिएगा, पूरी की पूरी फौज टूट जाएगी शिव जी हमारे और आप पे। जातिवादी होने का आरोप भी लगाती हुई नजर आएगी हमारे और आप पे। कतई डर नहीं लगता। जाने कितने लोग आए टूटने वाले और टूट कर चले गए, जाने कितने आए और बिखर गए। ये वो पत्थर नहीं है जो पिघल जाए, ये वो तस्वीर नहीं है जो जल जाए। ये फौलादी जिस्म है, ये डरता नहीं है और ना घबराता है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से मौजूदा स्थितियां हैं वो बड़ी विकराल हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होड़ मची है कि एक दूसरे पर कितने ठीकरा बदनामी के फोड़ोगे ताकि सीटों की बार्गेनिंग हो जाए। और यही ठीकरा आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में फूके, पूरा सिस्टम फूक गया। बीजेपी जो चाहती थी वही हो गया, और वही शुरुआत यहां हो गई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इमरान मसूद को राहुल गांधी खुली छूट क्यों दिए हुए हैं, और इमरान मसूद के पीछे समाजवादी पार्टी का एक पूरा धड़ा क्यों पड़ा हुआ है। इमरान को इतना महत्व क्यों, इमरान की बात पर इतनी सवालात क्यों। राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं हम आधी सीटों पर लड़ें, संगठन एक जिले में नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, जमीन पर जाओ तो कुछ नहीं है। सरकार में जो लोग थे, जो ठेका पट्टी का काम करते हैं, वो चाहे सपा के कार्यकर्ता हों, चुनाव के तत्काल बाद उनकी गाड़ी पर सबसे पहले भाजपा का झंडा लग जाता है। भाजपा आरएसएस के लोग अपने लोगों से पैसे ले नहीं पाते हैं, दूसरे दलों के लोगों से, आने वालों से पैसे लेते हैं, उन्हें काम देते हैं और उनका काम करते हैं। ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, चैलेंज दे के कह रहा हूं कि भाजपा में भाजपा के कार्यकर्ता को न सम्मान मिलता है, न इज्जत मिलती है, न आबरू मिलती है। वो तो अगर थाने जाता है तो पुलिस पिछवाड़ा कर देती है, बिल्कुल भयंकर वाला। आप देखिए किस तरीके से प्रदेश में आपाधापी मची है। गोरखपुर में एक लड़की, एक बेटी, जो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। अरे उनके अपने शहर में यमराज नहीं थे, अपने शहर में एक बेटी की आबरू नहीं बचा पाए। ये महा डरपोक लोग हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, इनके हिम्मत नहीं है, ये बेहद डरपोक लोग हैं।
अगर जनता सड़क पर निकल आई तो ये अपने अपने कमरे में घुस जाएंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। 20 बार ये कर चुके हैं, पहली बार थोड़े कर चुके हैं। ये माफी वीर परिवार से आते हैं। कल निशिकांत दुबे माफी मांग रहे थे अखिलेश यादव से, फिर घुमा के कह रहे थे मैंने अखिलेश से नहीं मांगी है, मैंने उनके आदमी से मांग ली। अरे भैया, तुमने किसी से मांगी, तुमने मांग ली माफी। अखिलेश से मांग के अखिलेश के शिव जी ये देखिए, और ये देखिए शिव जी, ये है इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद हैं, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि सपा गठबंधन के लिए चिल्ला रही है, हम कांग्रेस है। एमपी इमरान मसूद के तीखे हमलों से क्या इंडिया पर पड़ेगा असर? ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, और ये समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं कि भैया वो गठबंधन के लिए चिल्ला रही है। मैं पूछ रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन के कौन से पिलर हैं जो इनसे चिल्लाने आई समाजवादी पार्टी? ये हाँ कौन, ये कौन है कांग्रेस में? एक मामूली सांसद? क्या इनकी औकात है? अंतिम समय के लिए तो टिकट के लिए चिल्ला रहे थे, बसपा से भाग के आए, कांग्रेस में सम्मिलित हुए, टिकट पा गए, चुनाव जीत गए। और ये दूसरा देखिए शिव जी, अभी हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये राजीव राय साहब है। अब राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी है, और घोसी से लोकसभा के सांसद भी है। ये उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, राहुल गांधी को टैग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को टैग कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को टैग कर रहे हैं, और लिख क्या रहे हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है भाजपा से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे है। इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है। तो अब राजीव राय हो या इमरान मसूद हो, शिव जी, ये सीधे सीधे आप दो तीन चीजें समझिए। पश्चिम बंगाल से पहले या पश्चिम बंगाल ने सीधे सीधे एक चीज बता दी है शिव जी। आज से पहले हम लोग क्या मानते थे कि कोई मुसलमान नेता होगा, कोई मुसलमान सांसद होगा, या कोई मुसलमान विधायक होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगा, मानते थे हम लोग। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आपातकाल है, ये संक्रमण की स्थिति है, ये वैसी स्थिति है जिसकी कल्पना इस देश में कभी किसी ने नहीं की थी। सरकार आपको लग रही होगी लोकतांत्रिक तरीके से आई है, लेकिन सरकार के मंत्री हवा में उड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल 2026 उसी तरह का माहौल है जो 2012 में मनमोहन सिंह के मंत्रियों का माहौल था। उस समय मैं एक्टिव रिपोर्टिंग करता था, मैं देखता था मनमोहन सिंह के मंत्री किस तरह से हवा पे उड़ते थे। मणिशंकर अय्यर से मैंने खुद सवाल पूछा, पेट्रोलियम वाला, कि भैया गैस की कीमत और क्या, तो वो मुझे ज्ञान देने लग गए कि एक परिवार में देखो 25 दिन गैस चलता है, और ये होता है वो होता है। मैंने कहा मेरा 6-8 लोगों का परिवार है। आप भाग्यशाली रहे जो पेट्रोलियम मंत्री से सवाल पूछ लिए। नहीं, अब आगे अब बताता हूं आगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो 25 दिन गैस चलता है। मैंने कहा भाई मेरे यहाँ जो है 8 लोग हैं, और मेरे यहाँ 8 लोगों में वो 17-18 दिन में गैस खत्म हो जाता है। एक तो आपका गैस वाला 1.5 किलो कम बेचता है, या तो मैं उससे लड़ूं, हर बार लड़ता हूं नहीं मैं, तो नहीं मेरे यहाँ तो 25 दिन चलता है। तो मैंने कहा कि भाई सिर्फ आप ही चाय बनाते होगे, खाना खाते होगे, बाकी कोई लोग नहीं खाता होगा। उसी तरह की थेथरोलॉजी, एक बड़ा शब्द अच्छा मैंने इस्तेमाल इजाद किया है शिव जी, थेथरोलॉजी। आज मैंने फेसबुक ट्विटर पे लिखा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मोदी के मंत्री वैसे ही हो गए, कुछ भी पूछिए वो इमली ही बताएंगे, आम पूछिए इमली बताएंगे, धमकाते हुए अड़काते हुए नजर आएंगे। उसी तरह का माहौल है, आपातकालीन की स्थिति है। ऐसे में आपको सोशल मीडिया पे क्या सीट का बंटवारा कर लोगे क्या? बताइए मुझे, क्या ये जो अखबार और टीवी चैनल में खबर छपा रहे हो, बयान दे रहे हो, क्या ये सीटों का बंटवारा कर देंगे? या फेसबुक ट्विटर पे आप लोग सीटों का बंटवारा करोगे? सीटों का बंटवारा कौन करेंगे शिव? कौन करेंगे सीटों का बंटवारा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, यही सब लोग बैठ के करेंगे ना। ये दोनों ही, एक आदमी जो उल्टा सीधा बयान दे रहा है जिसका नाम इमरान मसूद है, दूसरा आदमी राजीव राय जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस के सारे नेताओं को टैग कर दे रहा है। उदयवीर सिंह, हाँ तीसरे एक और है। ऐसे नेताओं की भरमार है। अपना पर्चा फाइल करने एटा गए तो लोगों ने बिठा लिए थे, वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ये वो बयानवीर है, ये जो वो आदमी है कि इन पर कुछ नहीं है अपना। और ऐसे ही लोग समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर ले गए। समाजवादी पार्टी में कई लोग ऐसे हैं, एक नहीं है। या तो अखिलेश यादव उनको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई नहीं करते। आज एक बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ये जूतम पैजार चलेगी, इससे नुकसान किसका होगा? सपा और कांग्रेस का, भाजपा का थोड़ा ही होगा। भाजपा के प्रति तो लोगों की सहानुभूति बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे ये तो लड़के ही खुश नहीं है, चलो वहीं चलते हैं, होगा सो देखा जाएगा। कम से कम पूरी साल जूतम पैजार तो नहीं होती है। जो कुछ लाठी डंडा, महंगाई, सहंगाई, कर्ज, जो कुछ बढ़ रहा है बढ़ने दो।
बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा, मन मत मिलने दो, हमें रोटी नहीं मिल रही है मत मिलने दो, भूखे मर जाने दो, लेकिन कम से कम सत्ता का संघर्ष तो नहीं हो रहा है। कि फिर शिवपाल अलग बता रहे हैं, उनका ग्रुप अलग चल रहा है, कि अखिलेश यादव का अलग चल रहा है, कि उदयवीर की ठेकेदारी अलग चलेगी, कि फलाने की ठेकेदारी अलग चलेगी, उसकी ठेकेदारी अलग चली गई। भाई राजीव राय क्या कह रहे हैं? राजीव राय के कर्नाटक में स्कूल, सब कर्नाटक में किसकी सरकार है? अपना अपना गिरेबान तो झांको। तो इसलिए वो कितने सम्मान से लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपनी टीम को, जब आप किसी भी प्रोग्राम को करो तो उसके बारे में ज्ञान रखो, तब फिर बात बनती है। राजीव राय के स्कूल कहां है सबसे ज्यादा? कर्नाटक में, बेंगलोर में। और क्या लग रहा है वो बिगाड़ लेंगे? उनका एक भी बीजेपी के खिलाफ कमेंट बताते हो बताओ, उनका स्कूल पर एक पर भी जांच बताते हो बताओ? नहीं शिव जी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अब उसमें होटल भी जोड़ लीजिए। अगर इस पैमाने पर हम नापने लग जाएंगे तो इस देश का शायद ही कोई बड़ा नेता बचेगा, एक दो को छोड़ के। आप मान लीजिए इस बात पे, सब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट है। और इस देश में स्कूलों की लूट बढ़ती जा रही है, अस्पतालों की लूट बढ़ती जा रही है, होटल में गड़बड़ झाला हो रहा है, वो सब इसीलिए हो रहा है कि उनके पॉलिटिकल रसूख और पॉलिटिकल करेक्शन है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। देखिए, सामान्य परिस्थिति होती शिव जी तो ठीक है, गठबंधन में आप लड़िए भिड़िए, 10-15 सीट आगे पीछे करते रहिए। ये असहज स्थिति है, आपातकाल वाली स्थिति है, अघोषित आपातकाल है। 10 सीट कम या 10 सीट ज्यादा, दो नेता बैठिए, बैठ के चर्चा कीजिए। मेरी एक बात सुनिए। हाँ, बीजेपी नैरेटिव सेट करती है। बीजेपी ने एक कल खबर छपवा दी कि 100 विधायकों की टिकट कटेगी। 255 के 55 विधायक कल से अलर्ट पर हैं कि वो एक दूसरे से सूंघ रहे हैं कि आपकी कटेगी कि मेरी कटेगी। अब सब बिल्कुल संगठन के प्रति वफादार हो जाएंगे, अपने अपने नेताओं की लॉयल्टी हो जाएगी और ये खुल जाएगा कौन सा किसके टच में है। फिर दिल्ली वाले सोचेंगे अच्छा तुम उस ग्रुप के हो, तुम्हारी तो कटनी चाहिए। ये वो एक गुजराती है, क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मैं व्यापारी हूं, व्यापार मेरे रग रग में समाया है और इस देश का मैं क्या क्या बेच दूंगा, तुम्हारा कितना दिवाला निकाल दूंगा, ये मैं तय करूंगा। नहीं, अब उसमें देखिए शिव जी, अगर तो दो लोग बैठते हैं, नहीं सुनिए, इसमें मैं, हाँ, अभी देश गुलामी की ओर चल रहा है। एक दिन अमेरिका हम पर शासन न करे, कोई बड़ी बात नहीं, उसी तरफ चल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए भाई? दोनों लोग बैठो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बैठे और 10-15 सीट ऊपर या नीचे कर लो और तमाम नेताओं को कहो कि भैया अब चुप रहो, अब सिर्फ चुनाव जिताने के लिए जाके काम करो, समय बचा नहीं है। लेकिन वो लोग सोच रहे कि नहीं, सामान्य परिस्थिति है। देखिए, अखिलेश यादव में एक अच्छी क्वालिटी है शिव जी, मैं मानता हूं। चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट की। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर निकल गए, यूपी घूमे। 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने। 14 का लोकसभा चुनाव हारे क्योंकि उनको ना अधिकारियों की पहचान थी और ना पत्रकारों की पहचान। दोनों बात बता देता हूं मैं आपको, दोनों में से किसी की पहचान नहीं थी। 14 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारे। उसके बाद 17 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर हारे। फिर 22 में 17 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, हार गए। 19 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, बसपा 0 से 10 पहुंच गई, वो 5 पर टिक गए। उसके बाद 22 में जो है उन्होंने कहा बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किया, जिसमें राजभर आ गए, बाकी राजनीतिक दल आ गए और अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत नहीं पाए। फिर 24 में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए, इंडिया गठबंधन में आए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने हालत खराब करके रखी। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए कि क्या आज भी उन्हें वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की पहचान है कि नहीं है। आज भी उन्हें अपने इर्द गिर्द बैठे नेताओं की पहचान है या नहीं। कहीं उनके इर्द गिर्द बैठे नेता उनको एक जातिवादी नेता साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं उनके इर्द गिर्द बैठे नेता उनके दिमाग पर तो हावी नहीं हो रहे। और लश्कर नोएडा, जो डॉक्टर राकेश पाठक जी एक शब्द यूज करते हैं, तो नोएडा में बैठे पत्रकार या लखनऊ में बैठे पत्रकार या दिल्ली में बैठे पत्रकार, क्या वाकई उन्हें सही सलाह दे रहे हैं? और अखिलेश यादव क्या जोखिम लेने को तैयार है? यह फैसला तो अखिलेश यादव को करना पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है, जिम्मेदारी राहुल गांधी की भी है कि वाकई वो इस देश में मोदी के शासन को अंत करना चाहते हैं। अडानी की पकड़ को वो हटाना चाहते हैं, तो साथ तो दीजिए महाराज, खड़े तो होइए, कार्यक्रम रद्द तो मत कीजिए, सीधे बात कीजिए, 1 to 1 बात कीजिए। आप नहीं कर सकते तो प्रियंका गांधी को बोलिए बात करने को। एक और जमाने में
प्रियंका गांधी बात कर चुकी थी। आप वेट करोगे जनवरी फरवरी का, और फिर बिहार की तरह जो खिंचाइन हो गया, जो गोल मट्ठा और ये सब कर दिया आपने, उसी तरह की हालत आप उत्तर प्रदेश में बना दोगे। जनता त्रस्त है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा जो मैंने बताया था आपको अंदर की खबर कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो 180 पर टिक रही है, उसी स्टोरी में मैंने ये भी कहा था शिव जी कि भारतीय जनता पार्टी के 180 आने का मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना जा रहे हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। अब वो मेरा इथेनॉल वाला भी सर्वे बिल्कुल सही हो गया, वो भी सर्वे आ गया कि मिडिल क्लास नाराज है। यूपी में हिंदू नाराज है राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से। यूपी में बीजेपी का सपोर्टर मिडिल क्लास नाराज है इथेनॉल वाले प्रकरण से। लेकिन उनको बूथ तक ले जाकर उस नाराजगी को वोट में परिवर्तन करने के लिए ये जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक पेज पर रहे। लेकिन जब सांसद ही आपस में लड़ते नजर आएंगे तो कार्यकर्ता कहां से एक पेज में होंगे? ना ये राहुल गांधी को समझ में आ रहा है, ना ये अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है। और उसके बाद तो यूपी में जो होगा वो हम और आप तो सभी जानते ही हैं। जनता योगी को हराने को तैयार है, बीजेपी को हराने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए तैयार है? क्या ये दोनों जीतने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है शिव। अब इस समय सट्टे में भाव लगता है, ये 1 रुपया का बिकेगा, एक 75 पैसे का बिकेगा, एक 35 पैसे का बिकेगा। अब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव गिर रहा है। पिछले 1.5 वर्ष से जो मोदी की साख गिरी है, इतनी वर्षों में नहीं गिरी, डेली अप जा रही थी, लेकिन 1.5 वर्ष में उनकी साख बहुत निचले स्तर पर आ गई है। लोग कहते हैं चुनाव कैसे जीत रहे हैं, तो चुनाव के लिए ज्ञानेश बाबू की कृपा है, जिसको लेकर यूएन तक आवाज उठ गई। यूनाइटेड नेशन ने अब सवाल कर दिया कि ज्ञानेश कुमार जी बताएं कि भारत में जो एसआईआर हो रही है वो ठीक नहीं है। और जब इस तरीके की कसीदे अगर यूएन में कढ़े जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये चर्चा है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्वक नहीं रही है। और जब प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं होगी तो चुनाव के परिणाम साफ सुथरे नहीं होंगे। पिछली बार तो यही आरोप लगे कि 2-2, 5-5 हजार वोटों से 10-10 हजार वोटों के बीच की जो लोकसभा सीटें थी, कम से कम 29 वो सब हत्या ली। तब सत्ता में अगर ईमानदारी से चुनाव पिछला ही हो जाता तो लोकसभा से बाहर हो जाते। दूसरी, इंडिया गठबंधन पे लोगों को भरोसा नहीं हुआ लास्ट स्टेज तक। जितना भरोसा अब है उतना अगर चुनाव से पहले रहा होता तो बीजेपी 100 सीट पर सिमटती। ये भरोसे की बात कर रहा हूं संतोष जी। लोग ये मान के चल रहे थे कि मोदी के सामने विकल्प ही नहीं है, राहुल गांधी 100 सीट ला ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी का आंकड़ा फिर 60 पे गिना जा रहा था। अगर लोगों को ये भरोसा होता राहुल 100 लेके आ रहे हैं तो कांग्रेस की 180 सीटें होती। ये भरोसा कांग्रेस दे नहीं पाई और यही राज्यों में नहीं दे पा रहे हैं। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ये उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारी बात सड़क से लेकर संसद तक ले जाएंगे, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। और बदलाव उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, इन्हीं राज्यों से होना है। यही बदलाव की कहानी लिखेंगे जिस दिन इबारत लिखेंगे। आज की तारीख में राहुल गांधी का ग्राफ दिनों दिन ऊपर निखरता चला जा रहा है, लेकिन उनकी भी कुछ कमियां। अगर विदेश गए तो बता के जाते फला देश में जा रहा हूं, ये काम करूंगा। अरे सरकार को तो सब पता है कि आप कहां पानी पियोगे, आप कहां टॉयलेट जाओगे, लेकिन आम नागरिक को वो गुमराह कर देते हैं कि राहुल बिना बताए गए हैं। अच्छा, ऐसा कोई है बिना वीजा बनाए चला जाए? ऐसा कोई है जो बिना सरकार की परमिशन के विदेश चला जाए? तो सरकार को क्या नहीं पता है? लेकिन बीजेपी आईटी सेल यही गुमराही करता है कि राहुल गांधी बिना बताए देश से बाहर चले जाते हैं। तो राहुल गांधी को कई मोड़ों पर बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। पंजाब में जो हो रहा है उसको लेकर लेने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के इस समीकरण को लेकर लेने पड़ेंगे। तो जब बोल्ड डिसीजन आएंगे, ताकतवर निर्णय आएंगे, राहुल एक बार फिर खड़े नजर आएंगे। राहुल इतने दिन रह भी लिए, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता ढूंढा नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आग सामने आने के बाद वो क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। क्यों? उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है मुझ पर एफआईआर न हो जाए। आज रेवंत रेड्डी सड़क पर उतरे, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ, सत्ता बदली। विजय थलापति उतरे मैदान में, सत्ता बदली। केरल में कांग्रेस उतरी, सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उतर क्यों नहीं रहे?
ट्विटर से और फेसबुक से सरकार नहीं बदलनी है, चाहे आप कुछ कर लो। यहां जो देखने वाला वर्ग है वो एलीट वर्ग है, वो जमीन पर नहीं जाता है, वो खेत की बात नहीं करता, वो गांव की बात नहीं करता, वो खाद की बात नहीं करता, वो किसान की बात नहीं करता है। और जो वर्ग है उसमें 90% बीजेपी के कब्जे में है। तुम्हारी सत्ता कैसे बनेगी? और जो तुम्हारे पास 90% है वहां तक तुम्हारी पकड़ नहीं रही, पहुंच नहीं रही, सत्ता परिवर्तन करोगे कैसे? इस पर कोई बात नहीं करता। जिससे पूछ लो वही ज्ञान देने लगता है। ये लगता है कि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है और उत्तर प्रदेश तो इनकी मुट्ठी में है, जब चाहेंगे खोलेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करा देंगे। और चुनाव में जमीन पर चुनाव लड़ने भेज दो तो निगम पार्षद तो छोड़ दो, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर में 100 वोट होते हैं, वो भी नहीं पा पाएंगे। तो विकराल परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। पहले तो कांग्रेस इमरान मसूद पर कड़ी कार्रवाई करे। वो आज नहीं दे रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से लगातार सपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करे। और समाजवादी पार्टी भी, जिन लोगों ने इमरान मसूद के कहने पर राहुल गांधी या कांग्रेस पर टिप्पणियां की हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, तभी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। वरना ये गठबंधन नहीं है, खटबंधन हो जाएगा। ठगबंधन नहीं कहा है, खटबंधन, जो दिन भर खटकता रहता है। जी संतोष जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और निश्चित तौर पर ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक ऐसी स्थिति है, आपातकालीन टाइप की स्थिति है। अब ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव को तय करना पड़ेगा कि वो जीतने के लिए चुनाव में जाना चाहते हैं या हारने के लिए जाना चाहते हैं। और हार तो वो लगातार रही है। अखिलेश यादव को आप मान लीजिए 2024 में सांसद इतने जिता के लाए, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन हुआ? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूँ। जीत अच्छी मिली थी, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन हुआ? मान लीजिए राहुल गांधी, नहीं, आपसे इस बात से अलग है। मैं पूरी कर लेता हूँ। नहीं, मैं पूरी कर लेता हूँ। मान लीजिए राहुल गांधी अपना मोबाइल नहीं उठाए थे, अखिलेश यादव को किसने रोका था कि वो तुरंत राहुल गांधी के पास जाते और वहीं से वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फोन मिलाते? चंद्रबाबू नायडू के साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी के बड़े अच्छे रिश्ते रहे। मुलायम सिंह यादव के बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते रहे। किसने रोका था अखिलेश यादव को ऐसा करने से? क्या राहुल गांधी कहते कि तुम नीतीश से बात ना करो? क्या राहुल गांधी कहते तुम चंद्रबाबू नायडू से बात मत करो? अरे कोई प्रधानमंत्री बनता, कोई गृह मंत्री बनता, कम से कम आप राजनीतिक रूप से सफल तो होते। इतने सांसद आप जिता कर लाए, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, उतने सांसदों को जिता के लाके आप क्या व्यवस्था परिवर्तन कर पाए? नहीं कर पाए। जबकि आपको करना चाहिए था, आपको आगे बढ़ना चाहिए था, आप नहीं बढ़ पाए आगे। कल से कई चपर लंगू हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने सत्ता नहीं होने दी। आपको पता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने खुद कह दिया कि अखिलेश का दोष नहीं है। अखिलेश ने खुद उसका क्लैरिफिकेशन कर दिया, पूरा एक एक शब्द अलग अलग कर दिया कि हमारा कोई दोष नहीं है। उसके बाद ही वो चपर करनू अभी भी ऐसी बात पे लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्लीपर सेल कांग्रेस में ही है, ये स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में भी है, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा है कि अकेले लड़ेंगे तो सारी सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे। अभी लड़ रहे हैं तो कुछ सीटें कांग्रेस ले जाएगी, तो हमारे उम्मीदवार वाली सीटों का क्या होगा? तो ये खेल उम्मीदवारी को लेकर हो रहा है। सहारनपुर में ज़्यादातर सीटें सपा के कब्जे में रहेंगी। उन्हें अपने दामाद को, इमरान मसूद को, अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को, कई लोगों को चुनाव लड़ाना है। तो समाजवादी पार्टी के खाते में तो एक आध हो सकती है एडजस्ट, लेकिन अगर कांग्रेस पूरे राज्य में लड़ी तो फिर पूरा सहारनपुर जिसे चाहेंगे उसे लड़ाएंगे। हार जीत तो अलग चीज है। तो दर्शकों से मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन टूटने ना टूटने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या गठबंधन बना रहे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।